तेजस क्लासेस में स्वागत है आपका। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का ये चौथा मॉक टेस्ट है। इसमें 80 प्रश्न हैं जो कि पूर्णतः बीएसएससी पैटर्न पर आधारित है। आगे बढ़ने से पहले एक खास लाइन। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित स्रोतों में से किससे भारत सबसे अधिक विद्युत ऊर्जा प्राप्त करती है? तो ये है तापीय ऊर्जा, जिसको थर्मल पावर बोलते हैं। 65% हम लोग एनर्जी बिजली यहीं से उपभोग करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपए की विनिमय दर निर्धारित होती है। तो भारतीय रुपए की विनिमय दर किससे निर्धारित होती है? कुछ चयनित मुद्राओं से। अगला प्रश्न है, जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। जीवन बीमा निगम किसका उदाहरण है? निवेश बैंकों का। और इसकी स्थापना सितंबर 1956 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग है। तो भारत का सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग क्या है? कपास। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। तो भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है उत्पाद कर, जिसको इनडायरेक्ट टैक्सेस, अप्रत्यक्ष कर भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? तो मुद्रा की जो मात्रा है यह आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है का प्रकार है। तो ये स्वत्वाधिकार मुकदमा, यह एक मुकदमा है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के सारण जिले से हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम है। तो भारत का प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। इससे रिलेटेड टोटल 3 प्रश्न आते हैं एग्जाम में, उन सबको देखते हैं। पहला है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो ये 24 सितंबर को मनाया जाता है। और उपभोक्ता अधिकार सप्ताह, तो ये 24 से 30 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है। तो विकलांगों के लिए जो ओलंपिक होता है उसको बोलते हैं एबी ओलंपिक्स। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध सभा आयोजित हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। टोटल 4 बौद्ध सभाएं हुए थे, उन सबको हम लोग देखते हैं। पहला हुआ था राजगृह में, उस समय जो वहाँ के राजा थे वो अजातशत्रु थे। दूसरा वैशाली में काल अशोक के शासनकाल में। तीसरा पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में। चौथा कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में। और इन सब का ईयर भी इम्पोर्टेंट है, कैसे याद रखना ईयर को? पहला 483 बीसी में हुआ था, उससे 100 साल पहले। दूसरा 383 में। तीसरा 247 और चौथा 102 एडी में। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद कर्ण वंश ने भारत पर राज किया है। जो प्राचीन भारत के कुछ इम्पॉर्टेंट वंश हैं और उनके संस्थापक को देखते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है, हसीन मोर सुग्गा कौआ। ह से हो गया हिर्यक वंश। हिर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। स से शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग। न से नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद। उसके बाद आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। और सुग्गा, सुग्गा से शुंग वंश। तो शुंग वंश के संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग। और क से कर्ण वंश, तो कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव कर्ण। इसके बाद आता है चेदी वंश। चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन। फिर से सिमुक, सिमुक सातवाहन वंश के संस्थापक है। उसके बाद आता है हिंदयवन। हिंदयवन का 2 शाखा था, एक डेमेट्रियस, दूसरा यूक्रेटाइड। डेमेट्रियस का जो प्रतापी राजा था वो मिनांडर था और यूक्रेटाइड का एंटियलकिड्स। अगला प्रश्न है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो कुमार संभव महाकाव्य कालिदास ने लिखा था। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियाँ, राजनीति पे प्रकाश डाला गया है। अगला प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था?
तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो जो फिरोज शाह तुगलक था उनके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। इनके बारे में 2-3 पॉइंट्स है जिसको हम लोग देखते हैं। पहला, 5 बड़े नहरों का निर्माण करवाया। उसके बाद एक नया टैक्स का शुरुआत किया जिसको सिंचाई कर के नाम से जाना गया। दूसरा, जो सैनिक पद था उसको वंशानुगत कर दिया। और तीसरा, इनके राज्य में सबसे ज़्यादा, इनके शासनकाल में सबसे ज़्यादा गुलाम थे, लगभग तकरीबन 1,80,000 गुलाम थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? तो यह है फारूक सीवर। अब 1717 में क्या होता है, 1717 में एक अंग्रेजी शासक आते हैं, फारूक सीयर, जिनका नाम था जॉन सरमन, फारूक सीयर के दरबार में विशेष रियायत मांगने, और ये दे भी देते हैं। तो कैसा रियायत देते हैं? टोटल 3 रियायत देते हैं। पहला, 3,000 रुपये वार्षिक किराए पर बंगाल में मुफ्त व्यापार का आदेश दे देता है। दूसरा, 10,000 रुपये वार्षिक किराया लेकर सूरत को मुफ्त व्यापार के लिए किराए पे दे देता है। तीसरा, बॉम्बे में जो अंग्रेज सिक्के चला रहे थे उसको पूरे भारत में लागू करने का और चलाने का आदेश जारी करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो वही है फिरोज शाह तुगलक, जिनके शासनकाल में सबसे ज़्यादा गुलाम थे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ए गालिब, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? यहाँ पे विद्रोह होगा, अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। ते हैं मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो ये अल्मीड़ा हुआ। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो उप दीवान जो बनाया था वो मोहम्मद राज खान था, इसी को उप दीवान बनाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो जब 1857 का विद्रोह होता है उसके समाप्त होने के बाद उसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाया जाता है जिसका नाम था पिल आयोग। कंफ्यूज नहीं होना है, हंटर आयोग एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित है? तो ये जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें अरविंद घोष ये गर्म दल से संबंधित था। अगला प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में हुआ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो इनको एक देवता का स्थान कनिष्क के युग में प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहाँ, तो बोध गया में गौतम बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये देख लीजिए यही महाबोधि वृक्ष है जिसका कलमी श्रीलंका में भी लगाया गया है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस जगह के पास है? तो हुंड्रू जलप्रपात रांची के पास है। ये देख लीजिए हुंड्रू जलप्रपात का एक पिक्चर है, आप लोग देख के इसको मेमोराइज कर सकते हो। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो एक कांगो नदी में पाई जाती है। इन लोगों का घर केले के पत्ते से बनाया हुआ होता है और ये बौने जनजाति होते हैं, हाइट में सबसे छोटे होते हैं, आप देख सकते हो इन फिगरों में। अगला प्रश्न है, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो ये नॉर्वे है। अगला प्रश्न है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? देख लीजिए शुष्क भूमि का एक फ़ोटो है आपके सामने, इस फोटो को देख के आप रिमेंबर कर सकते हैं या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो शुष्क भूमि के लिए जो सर्वाधिक उचित फसल होता है वो है मूंगफली। अगला प्रश्न है, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय करती है? तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्योंकि पृथ्वी एक
इलिप्स है उसको हम लोग सर्कल मान के बनाते हैं, तो सर्कल का जो परिधि होता है क्या होता है 2πr, और यहाँ हमको मिनट में लेना इसलिए डिवाइड कर दिए t से, तो 2πr ये बट्टा होगा 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 पुट कर दिए यहाँ पे, और रेडियस, तो अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है 6400 किलोमीटर, बट टाइम हम लोग को मिनट में चाहिए, 1 मिनट में पूछा गया है, तो 24 घंटे के लिए यूज़ करते हैं, और 1 घंटे में कितने 60 मिनट होते हैं, तो 24 गुने 60 किलोमीटर हो गया। आप इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 27.9 किलोमीटर। और देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा नज़दीक है, ये ऑप्शन है 28 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है, तो ये नवीन मेडदार पर्वत में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है कितने का, तो ये 5.5 घंटे का अंतर है, प्लस का 5.5 घंटा है। अगला प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है, तो 20.7% है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है, तो देख लीजिए भाखड़ा नांगल डैम का एक फोटो है ये, जो कि सतलज नदी पे बना हुआ है। अगला प्रश्न है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है, इसको हम लोग मैप से देखते हैं। ये जो अंदर धंसा हुआ पार्ट है ये है असम, और देख लीजिए कितने राज्यों से घिरा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3, यहाँ मिजोरम हो गया 4, त्रिपुरा 5, और ये जो पोर्शन दिख रहा है ये है 6, ये सिक्किम है, सिक्किम से नहीं मिलता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो टोटल 7, एक मेघालय 7, टोटल 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, तो लक्षद्वीप जो है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं जिनको मिलाकर के एक नाम दिया गया लक्षद्वीप। जैसे देख लीजिए ये छोटा छोटा द्वीप जो है, तो इसमें टोटल 36 द्वीप हैं, आप पिक्चर में देख सकते हो। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, ये देख लो उत्तर प्रदेश, आप मैप से कुछ प्रदेशों का बाउंड्री आप याद रखो कि किससे किससे टच होता है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा मैच द फॉलोइंग, तो उन सब प्रश्नों के लिए आप बीच बीच में मैं मैप डालते रहूँगा। तो ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के पूरब में कौन हो गया बिहार, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में राजस्थान, पश्चिम और उत्तर के जो बीच में है वो हरियाणा है, इसके उत्तर में क्या है उत्तराखंड है, और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर नेपाल से भी लगता है, ये वाला जो पोर्शन है नेपाल है, यहाँ पे झारखंड से भी लग रहा है उत्तर प्रदेश का बॉर्डर, और छत्तीसगढ़ से भी लग रहा है, तो इसको ध्यान रखोगे आप लोग। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में, इसको यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो दिल्ली जो है इसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, तो ये कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 245। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं उपराष्ट्रपति, इनको एक्स ऑफिसियो चेयरमैन, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन भी बोलते हैं। एक्स ऑफिसियो चेयरमैन कौन होते हैं, तो ये ऐसा पोस्ट होता है जिसपे अगर आप इलेक्शन जीत के आ रहे हो तो डायरेक्ट उसका चेयरमैन बन जाओगे, ऐसा नहीं उसके लिए अलग से कोई इलेक्शन होना है। जैसे अगर आप लोकसभा का स्पीकर बनना है तो सबसे पहले आपको संसद का इलेक्शन जीत के आना पड़ेगा, फिर संसद के अंदर लोकसभा के अंदर एक वोटिंग होता है, वहाँ से हम लोग स्पीकर को चुनते हैं, जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा में जो राज्यसभा का स्पीकर होता है उसको हम लोग बाहर से इलेक्ट करके लाते हैं, जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वो वहाँ का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है, संविधान। अगला प्रश्न है,
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो कार्यपालिका विधान पालिका के अंदर में रह के कार्य करती है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। तो शून्यकाल, सबसे पहले तो समझना पड़ेगा शून्यकाल होता क्या है। तो शून्यकाल क्वेश्चन आवर के बाद का 1 घंटे का समय होता है, जो 12 से 1 का होता है। ऐसे शून्यकाल में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका उत्तर उसी समय दिया जाना होता है, और हमारे संविधान में कहीं शून्यकाल नाम का कोई वर्ड नहीं है, ये प्रेस और मीडिया द्वारा दिया गया वर्ड है। तो क्या होगा? प्रश्न उत्तर सेशन। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन हुआ तो उसमें बहुत सारे डिसीजन लिए गए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर होगा मौलिक कर्तव्य। जो 10 आचार आदेश दिया गया, जो आपका कर्तव्य बनता है, उसको मौलिक कर्तव्य कहा गया। इसके साथ ही इसमें 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में 3 शब्द, क्या क्या? पहला धर्मनिरपेक्ष, दूसरा समाजवाद, तीसरा अखंडता। ये तीनों प्रस्तावना में जोड़ा गया। दूसरा क्या चेंजेस हुआ? जो फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य अभी आप लोगों ने देखा है, उसको पार्ट 4A और आर्टिकल 51A में डाला गया। साथ ही एक और बाउंडेशन दिया गया प्रेसिडेंट को, जो हमारे राष्ट्रपति होंगे वो मंत्रिपरिषद के सलाह को मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे, बाध्य कर दिए गए थे। अभी ऐसा नहीं है, अभी एटलीस्ट एक बार वो रिटर्न कर देते हैं। पर उस टाइम क्या हुआ था, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद उनको सलाह देंगे, राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। साथ ही विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल कितना कर दिया गया था? तो 5 साल से 6 साल बढ़ा दिया गया था। इसी को 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होते हैं। अगला प्रश्न है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? जिस प्रकार केंद्र को महान्यायवादी परामर्श देते हैं, उसी तहत जो राज्य सरकार होते हैं उनको एडवोकेट जनरल जितना भी कानूनी परामर्श देना होता है यही देते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो भारत में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर किया गया है। अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो पदार्थ के संवेग, संवेग क्या है? मोमेंटम, मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं। P इक्वल टू क्या होता है? mv, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुने वेग बटे क्या है? वेग। v से v कट गया, क्या बच गया? m बच गया। तो क्या होगा? मास। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बल गुणनफल है। बल को किससे डिनोट करते हैं? F से। F इक्वल टू क्या होता है? m है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हो गया द्रव्यमान, एक्सेलरेशन हो गया त्वरण। तो द्रव्यमान और त्वरण का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो बल, वेग, विस्थापन, ये तीनों क्या है? सदिश है। आयतन क्या है? ये अदिश है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। तो 1 किलोमीटर दूरी का क्या तात्पर्य है? 1000 मीटर। अगला प्रश्न है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो त्वरण, एक्सेलरेशन, इसको ए से डिनोट करते हैं। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो अंतिम वेग को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? v से। प्रारंभिक वेग को u से बटे t। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो ये देख लीजिए, ये 2 उत्तरोत्तर श्रृंग या 2 गर्त बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसको क्रिस्ट बोलते हैं। इन दोनों के बीच को जो दूरी है, ये वाला दूरी है, इसको वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है? तो बीटा कण जो है उसमें ऋणात्मक आवेश होती है, ऋण आवेश होती है। अगला प्रश्न है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या।
या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या। तो देख लो आपको दिया है, क्या दिया है, 2 प्रोटॉन दिया और 2 न्यूट्रॉन दिया है, तो दोनों को जोड़ दो, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा इसका द्रव्यमान संख्या, 4। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है। तो जो धातु तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉनिक संरूपण होती है वो क्या होता है, 2882। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म है। तो जो तीसरा और चौथा ग्रुप का ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है, उभयधर्मी, मतलब बेसिक से भी रिएक्शन करेगा और एसिड से भी रिएक्शन करेगा। अगला प्रश्न है, एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा। देखिए एक X है, ठीक है, इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, इसको किससे किया जा रहा है, हाइड्रोजन के साथ, तो इसका यौगिक क्या होगा, तो XH4। अगला प्रश्न है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार होता है, ये देख लीजिए सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, ठीक है, इसके अणु का आकार कैसा होता है, अष्टफलकीय। अगला प्रश्न है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। अगला प्रश्न है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। तो हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। अगला प्रश्न है, कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका होती है। तो ये देखिए, ये जो है, जो आपके सर से लेके आपका यहाँ तक आया है, इसी को कशेरुक रज्जु बोलते हैं। इसमें टोटल 33 जोड़ियां तंत्रिका तंत्र होती है। देख लीजिए आप इसको जोड़िए, जो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है इसमें कितना है, 7 है, देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है। जो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है इसमें कितना है, 12 हड्डी है। जो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 है। और ये देखिए ई वाला पोर्शन, यहाँ 5 है और यहाँ 4 है, 5 4 9, टोटल जोड़िए 9 5 14 और 12 26 और 7 33। अब मैं इसको फ्रेश कर दे रहा हूँ, आप लोग एक बार अच्छे से गौर करेंगे, गौर करके देखना ज़रा इसको, क्योंकि फिगर आपके दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। कल होके कुछ पूछ दे तो इस बार एक और फिगर डाल दूंगा, उसको देखना आप। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुक रज्जु में होता है। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि से, ये थायराइड होगा, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है। तो जो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए जो उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन है उसे बोलते हैं TSH। TSH का क्या फुल फॉर्म है, ये देखिए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगला प्रश्न है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। तो निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, अंडवाहिनी में। चलिए इसको हम लोग फिगर से देख लेते हैं। एक फिगर में डाला हूँ, ये क्या है, अंडवाहिनी। अंडवाहिनी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलोपियन ट्यूब। तो ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे मैं इसको डार्क कर रहा हूँ, ये है आपका अंडवाहिनी, यहीं पे निषेचन का क्रिया होता है। ये टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ये हो गया आपका ओवरी, देख लो दोनों साइड में ओवरी होता है, और इसको बोलते हैं यूट्राइन कैविटी। देख लो मैं सबको क्लियर कर दे रहा हूँ। अगला प्रश्न है, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है, तो कैसा धुआं होता है, अमोनिया और हाइड्रोइलेक्ट्रिक एसिड का। अगला प्रश्न है, जास्ता का एक आयतन भाग जिसका घनत्व कितना है, 7100 kg मीटर क्यूब को 2 आयतन भाग तांबा जिसका घनत्व कितना है, 8900 kg मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। तो पीतल का घनत्व कितना होगा, तो पीतल का घनत्व क्या होगा, चलो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए, एक आयतन भाग जस्ते का भार है, जास्ता कितना बोला था, एक आयतन भाग बोला था कितना, 7100 kg पर मीटर क्यूब।
गुना 1 क्यों, क्योंकि 1 भाग है, ये 1 क्यों, क्योंकि 1 भाग है। अगला है तथा 2 आयतन भाग तांबे, इसको देखो 2 आयतन भाग तांबे का भार 8900 किग्रा पर मीटर है, ठीक है, यहाँ पे पर मीटर क्यों होगा। गुना 2 क्यों, ये 2 है इसलिए क्योंकि 2 भाग था, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो 17800 किग्रा हो गया, और यहाँ पे कितना था 7100 किग्रा। तो दोनों, अब दोनों को मिलाने पर, दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा 7100 प्लस 17800 किग्रा, टोटल कितना हो गया 24900 किग्रा हुआ। अब पीतल का घनत्व निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 24900 से तो टोटल है बटे 3 क्यों, क्योंकि एक यहाँ पे था 2 यहाँ पे, 3 घनत्व हो गया, इसलिए 3 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 8300 किग्रा पर मीटर क्यूब। देख लीजिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को बैक करके जाओ और फिर से देखो इसको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यकता होती है। तो विटामिन के जो है ब्लड क्लोटिंग में बहुत बेनिफिशियल होता है। अगला प्रश्न है, अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है। तो अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है, तो इथाइल अल्कोहल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है। तो कौन सा, इंसुलिन एक हार्मोन है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। किससे अभिक्रिया करता है, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। ऑप्शन डी इज द राइट। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है क्या, इथिलीन। अगला प्रश्न है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है। तो नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, एक एस्टर है। वायु में कौन सी नेबुलस गैस नहीं है। तो वायु में रेडॉन रेयरली मिलता है, होता नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयतन पाया जाता है। तो ये क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। इसी के साथ ये हमारा स्लाइड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। रेगुलरली आप लोग विजिट करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हिंदी का भी अब मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं, और साथ ही आज चौथा मॉक टेस्ट है, और रोज़ एक मॉक टेस्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग।